नमस्ते दोस्तों, मैं रुचि शर्मा जीआरपी गेट ज्ञान चैनल में पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पश्चात काव्य शास्त्र से संबंधित जानकारी दूंगी, जिसमें हम जानेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय, रचनाकार और उनकी रचनाएं तथा उनका जन्म और रचनाकार का प्रमुख सिद्धांत। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र सामान्य परिचय। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आरंभिक केंद्र ग्रीस या यूनान रहा और उसके विकास के संकेत 5वीं सदी ईसा पूर्व के पहले से हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। हेसियोड, सोलन, पिंडार आदि की रचनाओं में काव्य संबंधी मान्यताओं का उल्लेख मिलने लगता है, किंतु व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय चिंतन का श्रेय प्लेटो को प्राप्त है। प्लेटो से पहले मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। वो 3 सिद्धांत थे: प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लेटो से पहले 3 सिद्धांत मिलते हैं। वो कौन कौन से थे? प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। प्लेटो से पहले पश्चिम में यह मान्यता थी कि काव्य रचना की प्रेरणा दैवी होती है तथा यह प्रेरणा उसी को प्राप्त होगी जिसकी आत्मा पवित्र तथा निर्दोष है, अर्थात कवि की कला निपुणता से लेकर उसके शब्द चयन की क्षमता दैवी शक्ति से संचालित होती है। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की प्रमुख दृष्टियाँ। कौन कौन सी प्रमुख दृष्टियाँ थीं? पहला था आत्मवादी, सब्जेक्टिव। दूसरा है वस्तुवादी, ऑब्जेक्टिव। तीसरा प्रत्ययवादी, आइडियलिस्ट। और चौथा था अनुभववादी। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं काव्य शास्त्रियों के बारे में। पहले काव्य शास्त्री हैं प्लेटो। यह एक प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इनका काव्य शास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इयोन, सिम्पोजियम और रिपब्लिक में ही इन्होंने काव्य संबंधी मान्यताएं ज्ञात होती हैं। काव्य और कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है। उन्होंने एकेडमिया नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है। आगे चलकर इसे ही एकेडमिया ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा। अगले काव्यशास्त्री हैं अरस्तु। इन्हें पश्चात काव्य शास्त्र का आधार माना जाता है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 के आसपास बताई जाती है। अपने काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ पेरिपोइटिकेस में अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। 50 पृष्ठों का यह ग्रंथ छोटे छोटे 26 अध्यायों में बटा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना का अनुमान 330 ईसा पूर्व के आसपास लगाया जाता है। अरस्तुकृत पेरिपोइटिकेस में अध्याय 12 और 20 को बाद में जोड़ा गया है। और पेरिपोइटिकेस में आए कुछ महत्वपूर्ण यूनानी शब्द हैं, जिसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेक्निक रिटोरिकेस नामक अपने भाषा शास्त्र के ग्रंथ में अरस्तु ने भाषा संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया है। अरस्तु की कृति वासियत नामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। अगले काव्य शास्त्री होरेस हैं। होरेस काव्य के लिए प्रतिभा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं तथा उसका प्रयोजन आनंद मानते हैं। आर्स पोइट्री का इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगले काव्य शास्त्री हैं लोनजाइनस। लोनजाइनस ने अपनी रचना पेरिप्सुस में उदात्त को काव्य की आत्मा माना है। यह 7 पृष्ठों
वह 44 अध्यायों का लघु काव्य ग्रंथ है। यह मूलतः एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। लोनजाइनस ने पेरिउपनिषद की रचना पत्र रूप में की है, जिसमें वह किसी पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करते हैं। अगला है पेरिउपनिषद का केवल 2/3 भाग ही उपलब्ध है। प्रथम भाग में उदात्त शैली का विवेचन किया गया है, द्वितीय भाग में कला के मूल तत्वों का विवेचन किया गया है। यह रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां इन्हें प्रथम रोमेंटिक समीक्षक मानते हैं, तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिकल समीक्षक भी मानते हैं। अगले काव्यशास्त्री वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का मूल मिजाज कवि का था, प्रकृति उनके विचारों का मूल थी। वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष ही फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की यात्रा कर ली थी। आल्प्स पर्वत ने उनके सौंदर्य विषयक मान्यता को प्रभावित किया और फ्रांस की क्रांति 1779 ने उनके विचारों को और बढ़ाया। 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कोलरिज से होती है, जो बाद में आत्मीय मित्रता में परिणत होती है। अगला पॉइंट है, इनकी रचना लिरिकल बैलेड्स के प्रकाशन से तत्कालीन काव्य संबंधी मान्यताओं को चुनौती मिली। इस संग्रह पर नव अभिजातवादियों ने जमकर आक्रमण किया। मैथ्यू अर्नाल्ड हमारे अगले काव्यशास्त्री हैं। ये आधुनिक अंग्रेजी के महान आलोचक हैं। अर्नाल्ड का कोई ग्रंथ नहीं है। इन्होंने भाषणों व लेखों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अर्नाल्ड ने प्रत्येक क्षेत्र में विचारों की पूर्णता पर बल दिया है। उनके अनुसार संस्कृति पूर्णता का ही दूसरा नाम है और काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। इस विषय को उन्होंने अपने निबंध ग्रंथ कल्चर एंड अनार्की में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें गहन व तीव्र भावों की संभावना हो। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार कवि को संरचनात्मक अन्विति अनुपात सुसंगति का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि कवि जिस विषय का वर्णन करे, उसके वर्णन में भव्य शैली का प्रयोग हो और कविता में प्रयोजन को महत्व देते हुए आनंद के साथ नैतिक उन्नयन की भी बात हो। अगला पॉइंट है, कार्य व्यापारों की गुरुता, चरित्रों की उदात्तता, स्थिति की तीव्रता को अर्नाल्ड ने प्राचीन यूनानी काव्यों की सफलता का कारण माना है। काव्य में विचारों के निरूपण के स्थान पर कार्य व्यापार के निरूपण पर बल दिया गया। अगले काव्यशास्त्री हैं जॉन ड्राइडन। ये महत्वपूर्ण कवि और नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाने वाले ड्राइडन की प्रसिद्ध कृति एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668 है। ड्राइडन ने आनंद और शिक्षा को साहित्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। तो चलिए दोस्तों, आइए अब हम अगले पश्चात काव्यशास्त्री के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम है कोलरिज। यह एक प्रत्ययवादी आलोचक थे। कोलरिज को अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर सन 1798 में लिरिकल बैलेड्स नामक कविता ग्रंथ संग्रह का लेखन कार्य किया। इसकी भूमिका अत्यंत प्रसिद्ध हुई। इस रचना से साहित्य में स्वच्छंदतावाद का उदय माना जाता है। कोलरिज की आलोचनात्मक कृतियों में सबसे अधिक प्रसिद्धि तथा महत्वपूर्ण बायोग्राफिया लिटरेरिया है, जिसका अर्थ है साहित्यिक जीवनी। इसमें कल्पना संबंधी सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई है, किंतु न तो वह पूर्णतः साहित्यिक है न पूर्णतः जीवनी। उसमें जीवनी, धर्म, दर्शन,
तर्कशास्त्र, राजनीतिक आलोचना आदि का मिश्रण है। अगला पॉइंट है, सेंट सबरी जैसे महान इतिहासकार ने यूरोपीय समालोचकों की लंबी परंपरा में अरस्तू और लोनजाइनस के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान कोलेरिज को दिया है। अगले पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं क्रोचे। बेनेदेतो क्रोचे यह एक प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे। अगला पॉइंट है, एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक नाम से अपना पहला निबंध इन्होंने 1900 में लिखा। 1902 में ला क्रिटिका नामक महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन भी किया। एस्थेटिक इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान क्रोचे की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसके 2 भाग हैं। इसके प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र के इतिहास की चर्चा की गई है। कला निर्माण के क्षेत्र में क्रोचे प्रतिभा को मूल कारण मानते हैं। काव्य के संदर्भ में क्रोचे द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत अभिव्यंजनावाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगले हमारे पश्चात काव्य शास्त्री हैं टी.एस. इलियट। इलियट का संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है तथा उनके विचार नव्य शास्त्रवाद न्यू क्लासिज्म में शामिल किए जाते हैं। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। क्राइटेरियन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर इन्होंने सन 1922 से 1939 तक इसका संपादन भी किया। इसी के कारण इलियट की ख्याति साहित्यिक जगत में स्वीकार की गई। इनकी दी वेस्टलैंड नामक प्रसिद्ध काव्य रचना पहल 1922 ईस्वी में इसी क्राइटेरियन पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन्होंने 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। अगले हमारे पश्चात काव्य शास्त्री हैं I.A. रिचर्ड्स। नई समीक्षा द न्यू क्रिटिसिज्म को सैद्धांतिक आधार प्रदान कराने वाले आलोचक में अग्रणी हैं। मनोविज्ञान की सहायता से कविता की सार्थकता तथा महत्ता के संबंध में नवीन तर्क प्रस्तुत किए। रिचर्ड्स ने आलोचना के क्षेत्र में कुछ मौलिक सिद्धांतों पर विचार किया, जैसे काव्य अनुभूति का क्या मूल्य, अनुभूतियों की श्रेष्ठता, कला के क्षेत्र में विचारों का अंतर्द्वंद्व मूल इत्यादि। अपने 2 सहयोगी लेखकों C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर रिचर्ड्स द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ का प्रकाशन सन 1922 कर आलोचना क्षेत्र से जुड़ गए। इन्होंने लगभग 12 ग्रंथ लिखे। उनका अंतिम ग्रंथ बियोड 1974 में प्रकाशित हुआ। रिचर्ड्स की ख्याति का मूल आधार प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1929 है। कॉलेरिज ऑन इमेजिनेशन 1934 नामक उनकी पुस्तक विद्वानों के बीच काफ़ी सराही है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रमुख पाश्चात्य विचारक और उनका जन्म स्थान। तो चलिए पढ़ते हैं विचारक और उनका जन्म स्थान। पहले विचारक हैं प्लेटो। प्लेटो का जन्म एथेंस बताया गया है। अरस्तु का मकदूनिया, लोनजाइनस का यूनान, वर्ड्सवर्थ का है इंग्लैंड, कॉलेरिज का इंग्लैंड, क्रोचे का इटली और टी.एस. इलियट का अमेरिका, I.A. रिचर्ड्स का यूनाइटेड किंगडम। आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख सिद्धांत एवं सिद्धांतकार। तो हम पहले पढ़ते हैं अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो का है और विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु का है और उदात्त सिद्धांत और औदात्य सिद्धांत लोनजाइनस का है
द्वंद्ववाद हीगल का है। स्वच्छंदतावाद वुडवर्ड्स का सिद्धांत है। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का है। अस्तित्ववाद सोरेन किरकेगार्ड का है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का है। फिर है प्रतीकवाद जीन मोरेआस बादलेयर और मिलार्मे, इन तीनों का है। और प्रकृतिवाद एमिल जोला का है। चलिए अगले पेज में मनोविश्लेषणवाद फ्रायड का है। अभिव्यंजनावाद बेनेदेत्ते क्रोचे का है। महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच का है। और बिंबवाद टी.ई. ह्यूम एजरा पाउंड का है। और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत वस्तुनिष्ठ समीकरण, परंपरा सिद्धांत, उपन्यास का अंत, ये सब टी.एस. इलियट के सिद्धांत है। अगला है संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, अर्थमीमांसा सिद्धांत I.A. रिचर्ड्स का है। फिर है यथार्थवाद कार्वे का सिद्धांत है। अंतस्थ चेतनावादी यथार्थवाद सिद्धांत T.H. लॉरेंस का है। कुत्सित यथार्थवाद फ्लावर्ट का है। अति यथार्थवाद आनेंद्रविरेता फ्रांस या हर्बर्ट रीड इंग्लैंड, इन दोनों का है। फिर है नवशास्त्रवाद बेन जॉनसन का है। संरचनावाद सिद्धांत प्रोफेसर फर्दिनांद डी सस्सूर का है। उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद जॉक देरिदा का है। अजनबीपन स्केलोवास्की का है। और विडंबना और विसंगति अंतर्विरोध क्लिंथ बुक्स का है। विरोधाभास आयरनी रॉबर्ट पेन वारेन का है। साहित्य का समाजशास्त्र हिप्पोलीट तेन का है। विचारधारा का अंत डैनियल विल का है। लेखक की मृत्यु रोलाम बर्थ का है। और लेखक का अंत लॉयन ट्रीलिंग का है। परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं एडमंड विल्सन का सिद्धांत है। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ मनोवैज्ञानिक कला साहित्यिक चिंतन, कुछ अस्तित्ववादी कला साहित्य चिंतक और कला साहित्य की शुद्ध चिंतन धारा और नई समीक्षा या नव आलोचना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक कला साहित्यिक चिंतक। सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल गुस्ताव युंग, डॉक्टर हेवलॉक एलिस, ये सब मनोवैज्ञानिक कला साहित्यिक चिंतक हैं। चलिए अगले हैं अस्तित्ववादी कला साहित्यिक चिंतक के अंतर्गत आते हैं सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन हेडेगर, कार्ल जास्पर्स, काफ्का, फ्रांज ज्यां-पॉल सार्त्र। अगला हम पढ़ेंगे कला साहित्य की शुद्ध चिंतन धारा। तो इसके अंतर्गत आते हैं बेनेदेत्ते क्रोचे, एजरा पाउंड, T.S. इलियट, जॉन क्रो रैनसम और हर्बर्ट रीड। फिर है नई समीक्षा या नव आलोचना के अंतर्गत आते हैं फ्रेम रेमंड लीविस, एलन टेड, टिलियर्ड, क्लिंथ बुक्स, सर विलियम एम्पसन, मिडलटन मरे, ये आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी, लेकिन जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।